अंधेरा लाल पंजे की छाया जिसमें सब कुछ फाड़ देने की हिंसक ताकत थी, शिवाय पर गिरने वाली थी। इसी पल शिवाय के कदम अचानक डगमगा गए क्योंकि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा घूम रही थी। अगले ही सेकंड उसका शरीर अचानक रिंग के दूसरे छोर पर प्रकट हुआ। उसकी तेज गति की वजह से वहां उसकी एक छाया रह गई, एक निम्न स्तर का जादुई कौशल, प्रेत प्रतिरूप। यह एक शारीरिक गति तकनीक थी और यह वल्लभ संप्रदाय की एक प्रसिद्ध गति तकनीक भी थी। स्विश के साथ पंजा नीचे गिरा और छाया गायब हो गई। यह दृश्य देखकर नीचे खड़ी शीला अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक न सकी। बाकी लोग भी हक्के बक्के रह गए। क्या यह नहीं कहा गया था कि शिव अपंग हो चुका है? अब यह क्या हो रहा है? उसके द्वारा दिखाए गए शारीरिक गति और जादुई कौशल में स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें थीं, जिसका मतलब था कि उसके पास कुछ खेती का अनुभव था। यह देखकर कि उसका हमला केवल एक छाया पर हुआ, खूनी कसाई का चेहरा अचानक बदल गया। वह तेजी से मुड़ा और उसने शिवाय को ज्यादा दूर नहीं, उसे मुस्कुराते हुए देखा, जैसे कि वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। ब्लड शैडो तकनीक। उसने अपनी टांगों से जमीन पर जोर दिया और चीते की तरह झपटा। उसके शरीर से लाल रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा फट पड़ी, जिससे उसकी गति अचानक बढ़ गई। टाइगर रोर फिस्ट। यह देखकर कि वह शिवाय के करीब पहुंचने वाला था, खूनी कसाई ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और फिर जोर से प्रहार किया। रोर! यह स्पष्ट रूप से एक मुट्ठी थी, लेकिन इसने बाघ की दहाड़ जैसी आवाज निकाली। मुट्ठी के ऊपर एक बाघ के सिर की हल्की सी छाया थी, जैसे कि वह किसी को काटना चाहता हो। थंडर पाम। शिवाय पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा, अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाया और अचानक अपनी हथेली से प्रहार किया, जो गरज की ताकत के साथ प्रतिद्वंद्वी के सीने पर लगा। बैंग के साथ शिवाय को खूनी कसाई की मुट्ठी से सीने पर चोट लगी। उसकी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा टूट गई और वह डगमगाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। खूनी कसाई ने अपनी छाती को घूरा, फिर वह आगे की ओर गिरा और सीधे रिंग पर गिर गया। अगर कोई करीब से देखता तो उसे पता चलता कि उसकी पीठ उभरी हुई थी। एक हथेली से खूनी कसाई मर गया। यह दृश्य सभी को चौंका गया। शिवाय ने गहरी सांस ली और अपने सीने में दर्द महसूस किया, लेकिन सौभाग्य से यह गंभीर नहीं था। यह कैसे संभव है? शीला ने अनायास बुदबुदाया। वह खूनी कसाई था, सोनगिरी कस्बा में एक प्रसिद्ध व्यक्ति। अखाड़े में वह अजेय था और अनगिनत अभ्यासकर्ता उसके हाथों मरे। अब उसे संप्रदाय के उस परित्यक्त शिष्य ने रिंग पर एक थप्पड़ से मार डाला। यह एक आध्यात्मिक पत्थर है। मैच देख रहे रेफरी ने एक आध्यात्मिक पत्थर निकाला और शिवाय को दे दिया। शिवाय ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन खूनी कसाई की चीजों को नहीं छुआ। उसने खूनी कसाई को मार डाला, लेकिन वे चीजें उसकी नहीं थीं, बल्कि अखाड़े की थीं। हालांकि यह उसका पहली बार किसी को मारना था, शिवाय को जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई, जैसे कि यह उसके लिए स्वाभाविक हो। मंच से कूदने के बाद आसपास के लोग अनायास ही उसके लिए रास्ता बनाने लगे। जिन लोगों ने पहले शिवाय का मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। डर था कि शिवाय उनके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। हा, अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ऊर्जा केंद्र ठीक हो गया है और तुम्हारी ताकत इतनी भयानक है। वह खूनी कसाई कोई साधारण आत्मा प्रेरणा क्षेत्र का अभ्यास करता नहीं था। उसे तुमने एक थप्पड़ से मार डाला। पहले जोर से उत्साह बढ़ाने वाला युवक फिर से बोला। वह नीली पोशाक पहने हुए था। उसका चेहरा सुंदर था और उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी, जो उसे एक शालीन अनुभव दे रही थी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद भाई। प्रशंसा की क्या बात? चलो एक साथ पेय पीते हैं। क्या तुम अभी फ्री हो? बिल्कुल। वरिष्ठ भाई हरमन, कनिष्ठ भाई मुकुंद, क्या मैं आपके साथ पेय पी सकती हूं? शीला माही के साथ आई। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। एक सुंदर महिला का साथ होना क्या खुशी की बात नहीं? नीली पोशाक वाला युवक बहुत उदार लग रहा था। तीनों एक सराय में गए। शिवाय ने चुनौती जारी नहीं रखने का कारण यह नहीं था कि वह नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह सोनगिरी कस्बा में अपनी ताकत को ज्यादा उजागर नहीं करना चाहता था। खूनी कसाई उसे मारना चाहता था, जिसने उसे संकट का एहसास कराया। उसने कभी खूनी कसाई को नाराज नहीं किया था, फिर भी खूनी कसाई उसे मारना चाहता था। इसके अलावा जब वह अखाड़े में कदम रखा
तो दूसरा पक्ष जैसे उसका इंतजार कर रहा था, वरना वह उन शब्दों को सीधे उकसाने के लिए नहीं कहता। भाई मुकुंद, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूं, इसलिए मैं तुम्हें भाई मुकुंद कहूंगा। मेरा नाम हरमन है और मैं नीलकंठ पर्वत का एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य हूं। जूनियर बहन शीला के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, वह भी नीलकंठ पर्वत की आंतरिक संप्रदाय शिष्य है। मैंने तुम्हें पहले यह कहते सुना कि एक आदमी का खून ठंडा नहीं होना चाहिए और मैं प्रभावित हुआ, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि भाई मुकुंद को कोई आपत्ति नहीं होगी। एक सराय में हरमन ने गंभीर भाव से कहा। कई लोग अखाड़े से निकलकर एक सराय में पहुंच गए थे। हाँ, भाई हरमन, तुम मजाक कर रहे हो, शिवाय ने कहा। भाई हरमन द्वारा नोटिस किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। वैसे भी कुछ अच्छे शब्द कहने में ज्यादा खर्च नहीं होता, तो क्यों न करें। कनिष्ठ भाई मुकुंद, मैं तुम्हें नीलकंठ पर्वत में शामिल होने की सिफारिश कर सकती हूं, शीला ने जल्दी से कहा। नीलकंठ पर्वत भी ग्रेट नंद साम्राज्य की शीर्ष शक्तियों में से एक है, लेकिन यह वल्लभ संप्रदाय से थोड़ा कम है। पहले शीला दूसरे पक्ष को नीलकंठ पर्वत में शामिल करना चाहती थी, लेकिन वह केवल शिवाय की मदद करना चाहती थी। लेकिन अब वह वास्तव में चाहती थी कि दूसरा पक्ष नीलकंठ पर्वत में शामिल हो। शिवाय की खेती की प्रतिभा सभी को पता है। पहले उसकी खेती पूरी तरह नष्ट हो गई थी और उसका ऊर्जा केंद्र टूट गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी परवाह की। लेकिन अब एक बार जब ग्रेट नंद साम्राज्य की शीर्ष शक्तियां जान जाएंगी कि उसका ऊर्जा केंद्र ठीक हो गया है और वह फिर से अभ्यास कर सकता है, तो वे शायद उसे अपने खेमे में लाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, वरना बस उसे मार डालेंगे ताकि भविष्य की परेशानियों से बचा जा सके। कोई भी शक्ति नहीं चाहती कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बड़ा हो जो उसकी स्थिति को खतरे में डाले। शिवाय को चुप देखकर हरमन ने अचानक कहा, भाई मुकुंद, क्या तुम अभी भी वल्लभ संप्रदाय में वापस जाना चाहते हो? नहीं, ऐसे में तो नीलकंठ पर्वत में शामिल हो जाओ, हरमन ने कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक अकेले अभ्यासकर्ता के लिए बड़ा होना कितना मुश्किल है। तुम्हारी प्रतिभा के साथ अगर तुम नीलकंठ पर्वत में शामिल हो तो तुम्हें निश्चित रूप से गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिवाय ने हल्के से सिर हिलाया। वह एक बड़ी शक्ति में शामिल होना चाहता है। वह टीम वर्क के महत्व को जानता है, बस उसने यह तय नहीं किया है कि किस गुट में शामिल होना है। धन्यवाद भाई हरमन और बहन शीला, मैं कुछ समय तक इस पर विचार करूंगा। अगर उस समय मुझे सिफारिश में आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे आशा है कि आप देरी नहीं करेंगे। शिवाय खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां जोड़ी। वह सोनगिरी कस्बा छोड़ने जा रहा था। यह वल्लभ संप्रदाय का क्षेत्र था और उसे यह जगह ज्यादा पसंद नहीं थी। मैं भी सोनगिरी कस्बा छोड़ रहा हूं। कनिष्ठ भाई मुकुंद, यह एक सिफारिश पत्र है। अगर तुम नीलकंठ पर्वत आना चाहते हो तो इस सिफारिश पत्र को लेकर नीलकंठ पर्वत जाओ और एल्डर होंगेंग को ढूंढो। शीला भी खड़ी हुई। उसने एक लिफाफा निकाला और शिवाय को दे दिया। मैं बहुत लंबे समय से बाहर हूं और मैं संप्रदाय में वापस जाने के लिए तैयार हूं। मैं भी। ऐसे में चलो एक साथ चलते हैं। भाई मुकुंद, अपना ख्याल रखो। बगल में हरमन भी खड़े हुए। लिफाफे को रखने के बाद शिवाय ने फिर से धन्यवाद दिया। दोनों माही के साथ चले गए। शिवाय ने आध्यात्मिक पत्थरों को सोने के सिक्कों में बदला और फिर से अखाड़े की ओर दौड़ा। उसे सोनगिरी कस्बा छोड़ने से पहले कुछ आध्यात्मिक पत्थर कमाने की जरूरत थी। बैंग! भैरव सिंह ने एक सफेद जेड गोल मेज को तोड़ दिया। यह क्या हो रहा है? वह छोटा सा जानवर अचानक कैसे ठीक हो गया और उसने खूनी कसाई को भी मार डाला। भैरव सिंह की आंखों में गुस्सा भरा था। उसने शिव को खत्म करने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि परिणाम खूनी कसाई की मौत होगी। वह खूनी कसाई की ताकत के बारे में कुछ जानता था। वह आत्मा प्रेरणा क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता था। क्या एक बेकार व्यक्ति को मारना जिसके पास कोई खेती नहीं थी उसके लिए आसान नहीं होता? हालांकि किसी ने ऐसी बदलाव की उम्मीद नहीं की थी। एल्डर को रिपोर्ट, मैंने जांच की है। शिव का ठीक होना बहुत अजीब है। एक काले लबादे में व्यक्ति ने झुककर कहा। मध्यम स्तरीय क्षेत्र के अभ्यासकर्ता को पहाड़ से नीचे भेजो। जैसे ही वह सोनगिरी कस्बा छोड़े
उसे तुरंत मार डालो। इस बार हमें सुनिश्चित करना होगा कि कोई गलती ना हो, भैरव सिंह ने गहरी आवाज में कहा। शिव का ठीक होना उसे बेचैन कर रहा था। हां, काले लवादे वाला व्यक्ति चला गया। शिव केवल आत्मा प्रेरणा क्षेत्र का अभ्यास करता था और उसे मध्यम स्तरीय क्षेत्र भेजना पहले से ही उसके लिए सम्मान की बात थी। अखाड़े में शिवाय को फिर से आते देख सभी की नजरें अनायास उस पर केंद्रित हो गईं। आखिरकार उसने खूनी कसाई को हराया था, जिसका मतलब था कि उसके पास चक्रवात क्षेत्र के अभ्यासकर्ताओं को चुनौती देने की ताकत थी। वह फिर से अखाड़े में आ रहा है। क्या वह इस बार चक्रवात क्षेत्र को चुनौती देगा? संभव है। चक्रवात क्षेत्र को चुनौती देना इतना आसान नहीं है और उस पर आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरों को देखते हुए वह अभी भी आत्मा प्रेरणा क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन अगर वह जीत जाता है तो उसे 10 निम्न स्तर के आध्यात्मिक पत्थर मिल सकते हैं। जब आप उच्च स्तर को चुनौती देते हैं, जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन इनाम भी स्वाभाविक रूप से बड़ा होगा। अगर शिवाय चक्रवात क्षेत्र के अभ्यासकर्ता को चुनौती दे और जीत जाता है तो उसे सीधे 10 आध्यात्मिक पत्थर मिलेंगे। एक रिंग के पास चलते हुए वहां एक चंद्रमा सफेद पोशाक में एक युवक खड़ा था। युवक के चेहरे पर अभिमान था, उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक थी। तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? उस व्यक्ति ने पूछा। शिवाय ने हल्के से सिर हिलाया। यह व्यक्ति चक्रवात क्षेत्र के मध्य चरण में था। हा 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 हा, अच्छा, तुम में हिम्मत है। ऐसे में मंच पर चढ़ो और मरो। शिवाय के स्वीकार करने पर युवक ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। एकमात्र आत्मा प्रेरणा क्षेत्र वाला उसकी चुनौती देने की हिम्मत करता है। आपको पता है, वह चक्रवात क्षेत्र के 6ठे स्तर का अभ्यास करता है। शिवाय ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मंच पर कूद गया। जैसे ही वह मंच पर कदम रखा, युवक ने हरकत की। उसके हाथ में लंबी तलवार तेज तलवार की रोशनी लाई, जो शिवाय को पारा जमीन पर बहने की तरह ढक रही थी। जाहिर है, उसका इरादा शिवाय को कोई जवाबी हमले का मौका देने का नहीं था। प्रेत प्रतिरूप। शिवाय ने कदम भटकाया। उसके पैरों के नीचे आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ी और वह बिजली की तरह चमक कर हट गया। बेकार लड़के, तुम्हें नहीं पता कि आत्मा प्रेरणा क्षेत्र और चक्रवात क्षेत्र के बीच कितना बड़ा अंतर है। युवक ने यह देखा। उसका चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसका शरीर अचानक मुड़ा और फिर उसने अपनी तलवार को अत्यधिक तेज गति से बाहर निकाला। एक हल्की तलवार की रोशनी टिकी रही और पलक झपकते ही वह शिवाय के सामने थी और सीधे शिवाय के सीने में घुसने वाली थी। शिवाय ने फिर से अपने प्रेत प्रतिरूप का उपयोग किया और मुश्किल से प्रतिद्वंद्वी के हमले से बच गया। रेजिंग ड्रैगन फिस्ट। शिवाय को फिर से अपने हमले से बचते देख युवक और भी नाराज हो गया। उसकी मुट्ठी पर भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा हुई और उसने तुरंत सब कुछ तोड़ने की हिंसक गति के साथ आगे की ओर प्रहार किया। यह देखकर कि प्रतिद्वंद्वी अब तलवार का उपयोग नहीं कर रहा था बल्कि अपनी मुट्ठियों का उपयोग कर रहा था, शिवाय खुश हुआ। उसने एक कदम लिया और उसी समय मुट्ठी से प्रहार किया। उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जंगली रूप से जुटाया गया और यहां तक कि गरज की गेंद भी कांपने लगी, जिससे उसकी मुट्ठी पर आध्यात्मिक प्रकाश ढाल दिखाई दी। हवा को तोड़ने की तेज आवाज के साथ यह प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी से जोरदार टकराई। बैंग! क्रैक! युवक की मुट्ठी फट गई और उसका चेहरा अचानक बदल गया। शिवाय ने स्थिति का फायदा उठाया और कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपने कदम भटकाए और प्रतिद्वंद्वी के सीने में टकरा गया। एक मध्य स्तर का जादुई कौशल, पहाड़ के खिलाफ झुकना। बैंग के साथ युवक को शिवाय ने उड़ा दिया। वह मंच से नीचे गिरा और लंबे समय तक नहीं उठा। इस लड़के को हराने में केवल कुछ चालें लगीं और शिवाय को भी अपनी ताकत का अनुमानित स्तर पता चला। वह केवल आत्मा प्रेरणा क्षेत्र के 9वें स्तर पर है, लेकिन वह पहले से ही चक्रवात क्षेत्र के अंतिम चरण के अभ्यासकर्ता के बराबर है। चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा था। यह कहना होगा कि शिवाय की लड़ने की क्षमता थोड़ी बहुत मजबूत थी। यहां 10 आध्यात्मिक पत्थर हैं। रेफरी ने थोड़ी देर बाद प्रतिक्रिया दी और शिवाय को 10 आध्यात्मिक पत्थर दे दिए। युवक को गंभीर चोट लगी थी। अगर वह फिर से मंच पर गया तो शायद वह मर जाता,
इसलिए उसने हार मान ली। इसके बाद शिवाय ने लगातार कई और चुनौतियां लीं। उसने चक्रवात क्षेत्र के मध्य और अंतिम चरण के कई लोगों को हराया। मध्यम स्तरीय क्षेत्र के लोगों को उसने चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। सैकड़ों आध्यात्मिक पत्थर इकट्ठा करने के बाद कोई भी नहीं चाहता था कि शिवाय उसे चुनौती दे। शिवाय के पास अखाड़ा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अखाड़ा छोड़ने और सराय में लौटने के बाद शिवाय ने आध्यात्मिक पत्थर निकाले और अभ्यास शुरू किया। जैसे ही उसने तकनीक का अभ्यास शुरू किया, उसके हाथों में 2 आध्यात्मिक पत्थरों में निहित शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा शिवाय के शरीर में जंगली रूप से दौड़ पड़ी। शिवाय के विचार के अनुसार उसे आत्मा प्रेरणा को तोड़ने और चक्रवात में कदम रखने वाला होना चाहिए। उसे जो उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसने सीधे चक्रवात नहीं बनाया, बल्कि उसके ऊर्जा केंद्र में इकट्ठा होती रही, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा और अधिक संकुचित होती गई। क्रैक! जब उसके हाथों में 2 आध्यात्मिक पत्थर चूरन बन गए, तब शिवाय को अंततः होश आया। अपने शरीर के अंदर देखने के बाद उसने पाया कि वह अभी भी आत्मा प्रेरणा क्षेत्र में था। हालांकि उसके विचार के अनुसार उसका क्षेत्र अभी भी आत्मा प्रेरणा क्षेत्र था, लेकिन यह 9वां स्तर नहीं था। यह सबसे अधिक संभावना 10वां स्तर था। आत्मा प्रेरणा क्षेत्र का 10वां स्तर। यहां तक कि वह वल्लभ संप्रदाय का गर्वित पुत्र था। शिवाय को अभी भी यह थोड़ा अविश्वसनीय लगा, क्योंकि जहां तक उसे पता था, पूरे ग्रेट नंद साम्राज्य में किसी को भी आत्मा प्रेरणा क्षेत्र के 10वें स्तर तक सीधे खेती करने की बात नहीं सुनी गई थी। जाहिर है उसका दुर्भाग्य प्राचीन दिव्य गरज मोती से संबंधित था। मैं बस यह नहीं मानता कि मैं आत्मा प्रेरणा क्षेत्र को तोड़ नहीं सकता। शिवाय दृढ़ हो गया और आध्यात्मिक पत्थर निकालकर अभ्यास जारी रखा। 1 दिन, 2 दिन, उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ी और बाद में उसके अनुमान के अनुसार यह आत्मा प्रेरणा क्षेत्र के 18वें स्तर के बराबर थी। इस दिन जब उसने फिर से अपनी तकनीक का अभ्यास किया, उसके शरीर में दिव्य गरज मोती फिर से कांप उठा। फिर नीली बिजली की रोशनी दिव्य गरज मोती से फैल गई और उसके शरीर की 8 असाधारण नसों की ओर बढ़ी। तीव्र दर्द ने शिवाय को अनायास एक अत्यंत तीखी चीख निकालने के लिए मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, इस पल में उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में नीली बिजली की रोशनी के साथ सहयोग कर रही थी। उसकी नसों को जंगली रूप से चौड़ा कर रही थी और उसके शरीर को मजबूत कर रही थी। यह दर्द कुल मिलाकर 2 घंटे तक चला। इन 2 घंटों के दौरान शिवाय को ऐसा लगा जैसे उसे हजारों चींटियां उखा रही हों। उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द था। इस पल में वह जमीन पर लेटा था। उसका पसीना जमीन पर फैल गया था। उसका शरीर काला था और एक बदबू थी। आध्यात्मिक आकर्षण, दिव्य गरज शरीर को शुद्ध करना। शिवाय को अचानक मार्शल आर्ट तकनीक में एक पैसेज याद आया। जाहिर है वह आत्मा प्रेरणा के 18वें स्तर तक पहुंच गया था, जो पहले से ही आत्मा प्रेरणा का अंतिम क्षेत्र था, और तभी उसने गलती से दिव्य गरज को शरीर शुद्ध करने के लिए ट्रिगर किया। चांदनी की बूंदें खिड़की की दरारों से कमरे में चमकीं और जेड जैसे सफेद लड़के के शरीर पर पड़ीं। शिवाय को उम्मीद नहीं थी कि नहाने के बाद उसकी त्वचा बहुत सफेद हो गई, जैसे कि एक नवजात शिशु की। आत्मा प्रेरणा क्षेत्र का 18वां स्तर। पूरे युगों में मुझे डर है कि ग्रेट नंद साम्राज्य में कोई भी आत्मा प्रेरणा क्षेत्र में इस स्तर तक नहीं पहुंचा, है ना? प्राचीन दिव्य गरज मोती, क्या यह वास्तव में अराजकता से जन्मा एक खजाना हो सकता है? शिवाय ने अपने दिल में अनुमान लगाया। उस रात कोई बात नहीं हुई। अगली सुबह जल्दी शिवाय ने चेकआउट किया। वह सोनगिरी कस्बा छोड़ रहा था। उसे इस जगह में रहने में हमेशा थोड़ी बेचैनी महसूस होती थी। उसके पास अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर और हजारों सोने के सिक्के बचे थे। हजारों सोने के सिक्के खर्च करके एक काला और भूरा घोड़ा और एक बहुत ही प्रभावशाली दिखने वाली लंबी तलवार खरीदने के बाद शिवाय घोड़े पर सवार होकर धूप का सामना करते हुए सोनगिरी कस्बा से निकल गया। घोड़े पर सवार, पीठ पर लंबी तलवार लटकाए, हवा का एक झोंका शिवाय के लंबे बालों को उड़ा ले गया।
आसपास का दृश्य तेजी से पीछे हट रहा था और सामने का रास्ता सपाट था, जिसने शिवाय को अत्यंत गर्व महसूस कराया। कौन नहीं चाहता कि तलवार के साथ दुनिया की सैर करे? कौन नहीं चाहता कि सबसे अच्छा खाना खाए, दुनिया का अधिपति बने और दुनिया पर राज करे? विशाल समुद्र हंसता है और दोनों किनारों पर लहरें उमड़ती हैं। शिवाय अनायास गाने लगा। उसकी आवाज में आध्यात्मिक शक्ति मिश्रित थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज रही थी। आज को याद रखो, जब तुम लहरों के साथ उभरते और गिरते हो, स्वर्ग दुनिया की लहरों पर हंस रहा है। केवल स्वर्ग जानता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक बर्तन शरद ऋतु दुख कहां है? मैं ऊंचे मंच पर खड़ा हूं और विशाल समुद्र पर मुस्कुराता हूं। इस जीवन में इंतजार मत करो। सफेद बाल, मेरे उदार जीवन को देखो। दुनिया की असंख्य मुद्राएं मेरे वीरतापूर्ण स्वभाव को नहीं समझ सकती। अगला स्याही का ब्रश स्ट्रोक वंश को लिखता है। शिवाय घोड़े पर सवार होकर जोर से गा रहा था। उसके दिल में बहुत बड़ा वीरतापूर्ण भाव था। उसे लगा कि समुद्र मछलियों के लिए उछलने के लिए काफी चौड़ा था और आकाश पक्षियों के लिए उड़ने के लिए काफी ऊंचा था। मरो! इसी पल पास के जंगल में अचानक एक ठंडी रोशनी दिखाई दी और शिवाय के सिर की ओर झुकी। शिवाय ने कुछ महसूस किया और अनायास अपना सिर घोड़े की पीठ पर रख दिया। मुश्किल से हमले से बच गया। बैंग! इसी पल उसके नीचे का काला और भूरा घोड़ा जैसे कुछ से टकरा गया हो। यह अचानक जमीन पर बगल में गिर गया और जमीन पर कई बार लुढ़का। इसने एक दुखद चीख निकाली और इसके अंग 2 बार फड़के और फिर यह रुक गया। जिस पल काला और भूरा घोड़ा जमीन पर गिरा, शिवाय पहले ही घोड़े की पीठ से कूद चुका था और सामने की आकृति को देख रहा था। जब उसने दूसरे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, वह चौंक गया और आश्चर्य में बोला, यह तुम हो? हाँ, यह मैं हूं। यह व्यक्ति एक युवक था जिसने वल्लभ संप्रदाय के आंतरिक शिष्य की वर्दी पहनी थी। वह अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़े हुए था और शिवाय को उदासीन भाव से देख रहा था। शिवाय ने इस युवक को पहचान लिया। वह वल्लभ संप्रदाय का आंतरिक शिष्य रोशन था। रोशन भी सिंह परिवार का सदस्य है। क्या देविका ने तुम्हें भेजा? शिवाय के दिल में ठंडक छा गई। उसने उस महिला के लिए कितना भुगतान किया था। अब जब उस महिला को पता चला कि वह ठीक हो गया है, उसने वास्तव में उसे मारने के लिए किसी को भेजा। कहने की जरूरत नहीं, यह तथ्य कि वह ठीक हो गया था वल्लभ संप्रदाय के लोगों को पहले ही पता चल चुका था। वह सोनगिरी कस्बा में कम से कम आधा महीना रहा और इस दौरान कोई भी उसे देखने नहीं आया। उम्मीद नहीं थी कि सोनगिरी कस्बा छोड़ने के कुछ ही समय बाद उस पर मध्यम स्तरीय क्षेत्र के अभ्यासकर्ता द्वारा हमला किया गया। इतनी बकवास! रोशन ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किए। वह ऊंचा उछला और उसके हाथ में लंबी तलवार ने परियों द्वारा बिखेरे गए फूलों की तरह तलवार की रोशनी लाई। ये तलवार की रोशनी अत्यंत तेज थी। एक बार छू जाने पर व्यक्ति निश्चित रूप से घायल हो जाता। काटो! शिवाय स्वाभाविक रूप से चुपचाप बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकता था। वह हत्या की भावना से भरा था। उसने दोनों हाथों से लंबी तलवार पकड़ी, जमीन पर कदम रखा, ऊंचा उछला और फिर अपने हाथ में लंबी तलवार से नीचे की ओर काटा। इस पल में वह क्रोध से भरा था। उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जंगली रूप से जुटाया गया और ब्लेड में डाला गया, जिससे लंबी तलवार कांपने लगी। फिर पफ के साथ कई मीटर लंबी ब्लेड की रोशनी बिजली के साथ मिश्रित रोशन के शरीर पर लगी और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। डिंग डोंग की आवाज के साथ रोशन के हाथ में तलवार जमीन पर गिर गई और उसके शरीर के 2 हिस्सों से बड़ी मात्रा में खून छिड़क गया। उसकी तलवार की ऊर्जा ने अभी तक शिवाय को नहीं छुआ था, क्योंकि वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था। यह सब गायब हो गया था। बैंग के साथ शिवाय मध्य हवा से गिरा, जमीन को कुचल दिया और चट्टानों को फोड़ दिया। वह रोशन के शरीर को घूरता रहा और एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं की। मूल रूप से वह केवल एक तलवार से रोशन को रोकना चाहता था और फिर भागने का मौका ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी लंबी तलवार वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण तलवार की ऊर्जा को बढ़ाएगी और तलवार की ऊर्जा के कारण उसने रोशन को 2 हिस्सों में बांट दिया। बेशक शिवाय को यह भी पता था कि यह कहना नहीं था कि उसकी तलवार इतनी शक्तिशाली थी,
बल्कि इसलिए कि उसकी खेती बहुत असाधारण थी। उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा शायद दिव्य गरज मोती के कारण कुछ बिजली और गरज के गुणों के साथ मिश्रित थी। बिजली और गरज विनाश और हत्या में अच्छे हैं। वे दुनिया की सबसे शक्तिशाली और मर्दाना शक्तियां हैं। केवल जब वे उसके शरीर की शुद्ध और अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलती हैं, तब वे इस घातक प्रहार को दे सकती हैं। क्या यह आत्मा प्रेरणा का अंतिम क्षेत्र है? शिवाय थोड़ा हैरान था। आपको पता है, रोशन मध्यम स्तरीय चरण में है। वह उससे 2 क्षेत्र ऊंचा है। हालांकि वह उसकी तलवार को भी नहीं झेल सका और सीधे मारा गया। इससे पता चलता है कि यह आत्मा प्रेरणा का क्षेत्र कितना भयानक है। रोशन की चीजों की जांच करने पर उसने पाया कि तलवार के अलावा जो कुछ पैसे की थी, एक छोटा भंडारण बैग भी था। भंडारण बैग एक अंतरिक्ष खजाना है जो सब कुछ रख सकता है। शिवाय के पास भंडारण बैग नहीं था, इसलिए यह चीज उसके लिए उपयोगी थी। भंडारण बैग को अपनी कमर पर रखने के बाद शिवाय ने मुड़कर उस दिशा में देखा जहां से वह आया था। देविका, सिंह परिवार। शिवाय आज की बात को याद रखेगा और वह एक दिन निश्चित रूप से बदला लेगा। अपने दिल में चुपके से कसम खाकर शिवाय जल्दी से चला गया। काले और भूरे घोड़े के लिए वह पहले ही मर चुका था, इसलिए उसे इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं थी। हल्की हवा और साफ आकाश। आधिकारिक सड़क पर शिवाय ने गति बढ़ा दी। उसके पास कुछ कौशल थे, इसलिए एक दिन में 1000 मील की यात्रा करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा चलने के बाद उसे एक काफिला मिला। क्योंकि वह रास्ता पूछना चाहता था, शिवाय ने आगे छलांग लगाई और काफिले का रास्ता रोक लिया। उसके पीठ पर एक लंबी तलवार थी और वह सुंदर दिखता था, लेकिन वह धूल से ढका था। एक नजर में पता चलता था कि वह बहुत लंबे समय तक यात्रा कर रहा था। काफिला रुक गया और 8 लोग घोड़ों पर सवार थे। ये 8 लोग सभी आत्मा प्रेरणा क्षेत्र के अभ्यास करता थे। उन सभी में एक मजबूत आभा थी और वे स्पष्ट रूप से विशेषज्ञ थे। नेता एक बलिष्ठ व्यक्ति था। उसका हथियार एक कांटों से ढकी गदा थी। अनुमान था कि उसका एक प्रहार किसी को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। मूल रूप से इस समूह के लोग थोड़ा घबराए हुए थे जब उन्होंने देखा कि कोई उनका रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहा था। हालांकि जब उन्होंने देखा कि शिवाय केवल 17 या 18 साल का लड़का था, वे मदद नहीं कर सके लेकिन ढीले पड़ गए। नेता ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्षमा करें भाई, मैं पूछना चाहता हूं, यहां से नीलकंठ पर्वत तक कितना समय लगता है? कौन सा रास्ता नजदीक है? शिवाय ने अपनी मुट्ठियां जोड़ी। देविका उसे मारना चाहती थी। अब जब रोशन को उसने मार डाला है, एक बार जब देविका को खबर मिलेगी, वह निश्चित रूप से रोशन से अधिक शक्तिशाली किसी को उसे मारने के लिए भेजेगी। सुरक्षा कारणों से उसने सीधे नीलकंठ पर्वत जाने और नीलकंठ पर्वत का शिष्य बनने की योजना बनाई। यह जगह नीलकंठ पर्वत से बहुत दूर है। अगर तुम घोड़े पर सवार नहीं हो तो इसमें लगभग आधा महीना लगेगा। बड़े व्यक्ति ने कहा, मैं सुझाव देता हूं कि तुम पहले सिलिकॉन सिटी जाओ और फिर सिलिकॉन सिटी से एक बैलगाड़ी लो। इससे न केवल यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा, बल्कि सुरक्षित भी होगा। शिवाय को सिलिकॉन सिटी के बारे में स्वाभाविक रूप से पता था, लेकिन वह उस जगह कभी नहीं गया था। वल्लभ संप्रदाय में शामिल होने के बाद से वह शायद ही कभी बाहर गया था, और वह सबसे ज्यादा सोनगिरी कस्बा जैसे छोटे स्थान पर गया था। यह सोचकर शिवाय ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां जोड़ी और कहा, बड़े भाई, क्या मैं? शिवाय के बोलने से पहले बड़े व्यक्ति ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, मुझे खेद है छोटे भाई, हम सिलिकॉन सिटी जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे डर है कि हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमारी सभी गाड़ियां उस सामान से भरी हैं, यहां तक कि बिना सामान वाली गाड़ियां भी पहले से ही भरी हुई हैं, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो तुम हमारे काफिले के साथ चल सकते हो। इन लोगों में से प्रत्येक के पास केवल एक घोड़ा है। अगर शिवाय को शामिल किया जाता है तो शिवाय को किसी और के साथ एक ही घोड़े पर सवारी करनी होगी। उस स्थिति में उस घोड़े की गति तेजी से कम हो जाएगी और काफिले की गति को शायद धीमा करना पड़ेगा। यह कुछ ऐसा है जो बड़ा व्यक्ति नहीं चाहता। शिवाय को गाड़ी में सवारी करने देने के लिए, चूंकि गाड़ी मालिक की थी, यहां तक कि उसके पास भी वह अधिकार नहीं था। यह सुनकर शिवाय तुरंत निराश हो गया। जैसे ही वह मुड़ा और जाने वाला था,
सामने की गाड़ी से एक बहुत ही सुखद आवाज आई। युवक, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम मेरे साथ एक ही गाड़ी में सवारी कर सकते हो। आवाज कुरकुरी थी, जैसे कि पहाड़ी झरने की आवाज, जो लोगों को अनायास शांति का अनुभव कराती थी। बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, शिवाय ने जल्दी से धन्यवाद दिया। यह देखकर बड़े व्यक्ति ने शिवाय को कुछ ईर्ष्या के साथ देखा। यह लड़का वास्तव में भाग्यशाली है कि वह मालकिन के साथ एक ही गाड़ी में सवारी कर सकता है। यह कहने के बाद शिवाय सामने की गाड़ी की ओर चला, पर्दा खींचा और अंदर चला गया। गाड़ी के अंदर का स्थान काफी अच्छा था और इसमें 4 या 5 लोग समा सकते थे। वहां एक छोटा बिस्तर, एक कॉफी टेबल और यहां तक कि एक साधारण किताबों की अलमारी और एक छोटा स्टूल भी था। इस समय एक हरे रंग की गज ड्रेस में एक महिला बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। उसने एक घूंघट पहना था, इसलिए उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत जीवंत थीं, जैसे कि शरद ऋतु का एक तालाब जिसमें फ्लोरोसेंट रोशनी लहरा रही थी। गाड़ी में एक हल्की सी खुशबू थी जो लोगों को आरामदायक महसूस कराती थी। मुझे नहीं पता कि इस युवक को क्या कहकर बुलाऊं, महिला ने बोलते हुए शिवाय को कुछ जिज्ञासा के साथ देखा। यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि शिवाय बहुत युवा था और वह बिना किसी हिचकिचाहट के गाड़ी में चढ़ गया था, जिसने उसे उसकी ओर देखने को मजबूर किया। आपको पता है, एक अकेले यात्री के लिए काफिले की गाड़ी में चढ़ना दुर्लभ है, जब तक कि वह कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो खुद पर अत्यंत आत्मविश्वास रखता हो। शिवाय ने हल्के से अपनी मुट्ठियां जोड़ी। हां, अनामिका ने हल्के से सिर हिलाया। यह देखकर कि दूसरा पक्ष ने उसका नाम नहीं पूछा, उसने बात करना बंद कर दिया। पलक झपकते ही 3 घंटे बीत गए। मालकिन, आगे एक घाटी है, क्या हमें रात के लिए रुकना चाहिए या तुरंत वहां से गुजरना चाहिए? बड़े व्यक्ति की आवाज गाड़ी के बाहर से पूछते हुए सुनाई दी और गाड़ी उसी समय रुक गई। रात के लिए रुकते हैं, अनामिका ने जवाब दिया। क्योंकि उसे आराम करने की जरूरत थी, शिवाय भी गाड़ी से उतर गया। शिवाय को गाड़ी से बाहर आते देख कई लोगों के चेहरों पर ईर्ष्या दिखाई दी। उनके जैसे गार्ड मालकिन के साथ एक ही गाड़ी में सवारी करने के योग्य नहीं थे। पता नहीं इस लड़के को कहां से इतना भाग्य मिला। कोई पहले से ही तंबू लगा रहा था और शिवाय ने आगे की ओर नजर डाली। सामने 2 विशाल पहाड़ थे और पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा रास्ता था। वह शायद वही जंगल प्रदेश था। सूरज ढलने की रोशनी नीचे चमक रही थी, जैसे कि पृथ्वी को एक गज की परत से ढक रही हो, जो शानदार थी। युवा मास्टर मुकुंद, जंगल प्रदेश महान चोर वीरास्वामी का क्षेत्र है। कहा जाता है कि वीरास्वामी खुला आरंभ क्षेत्र की शुरुआत में एक मजबूत व्यक्ति है और 100 मील के दायरे में उसकी बहुत प्रतिष्ठा है। हम रात में यहां से नहीं गुजरते, न केवल इसलिए कि यह वीरास्वामी का क्षेत्र है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहा जाता है कि उसने एक बहुत डरावना कीड़ा पाला है जो केवल रात में दिखाई देता है। अगर हम रात में गुजरते हैं और हमारा दुर्भाग्य से वीरास्वामी से सामना हो जाता है तो यह काफिला मुश्किल में पड़ जाएगा। अनामिका भी गाड़ी से उतर गई और शिवाय को जंगल प्रदेश की ओर देखते हुए देखकर उसने अपनी पहल पर बात की। शिवाय ने हल्के से सिर हिलाया। खुला आरंभ क्षेत्र का एक मजबूत व्यक्ति वास्तव में एक क्षेत्र पर हावी हो सकता है। आपको पता है, यहां तक कि वल्लभ संप्रदाय जैसे शीर्ष संप्रदाय में खुला आरंभ क्षेत्र के शक्तिशाली लोग ज्यादा नहीं हैं। क्या कोई इस चोर को खत्म करने नहीं आता? शिवाय को थोड़ा संदेह हुआ। तार्किक रूप से दक्षिया की सेना इस तरह के चोर को, जो घरों में डकैती करने में माहिर है, सीधे निपट लेती है ना? अनामिका को पता था कि शिवाय का क्या मतलब है और उसने समझाया, यह वीरास्वामी अत्यंत चालाक है। जब भी कोई मजबूत व्यक्ति आता है, वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। एक बार जब वे मजबूत लोग पीछे हट जाते हैं, वह फिर से बाहर आकर हंगामा करता है। शिवाय ने और सवाल नहीं पूछे। तंबू जल्दी से लग गया और कुछ गार्ड ने अपनी पहल पर अलाव बनाया। खाना खाने के बाद गार्ड के कप्तान ने शिवाय को एक तंबू सौंपा। देर रात हो चुकी थी, इसलिए शिवाय को निश्चित रूप से अनामिका की तरह गाड़ी में सोने की अनुमति नहीं थी। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? यह देखकर कि रात हो रही थी,
एक युवा गार्ड शिवाय के पास आया और पूछा। यह गार्ड बहुत युवा दिखता था, शायद केवल 15 या 16 साल का, लेकिन उसकी आभा बहुत तेज थी और यह स्पष्ट था कि उसने बहुत कुछ अनुभव किया था। मेरा नाम शिवाय है। भाई मुकुंद, मुझे कहना होगा कि तुम वास्तव में भाग्यशाली हो कि मालकिन के साथ एक ही गाड़ी में सवारी कर पाए। ही तुम शायद नहीं जानते कि कितने कुलीन परिवारों के युवा मास्टर, उच्च अधिकारियों और कुलीनों के युवा मास्टर और राजकुमार मालकिन के साथ एक ही गाड़ी में सवारी करना चाहते हैं। ओह, वैसे मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी मालकिन दूनागिरी पहाड़ के ग्रैंड मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनी गई शिष्या हैं। इस बार जब वह ब्लैक रॉक सिटी लौटेंगी, वह सीधे दूनागिरी पहाड़ में पढ़ाई करने जाएंगी। यह युवा गार्ड स्पष्ट रूप से बहुत मिलनसार व्यक्ति था और उसने शिवाय से कुछ भी नहीं छिपाया। उसने उसे काफिले और हरे रंग की महिला के बारे में सब कुछ बताया। तब शिवाय को पता चला कि हरे रंग की महिला का नाम वास्तव में अनामिका था और वह ब्लैक रॉक सिटी में शेन परिवार के प्रमुख की बेटी थी। अब वह दूनागिरी पहाड़ के ग्रैंड मास्टर की शिष्या थी और ब्लैक रॉक सिटी में बहुत प्रसिद्ध थी। इस युवा गार्ड का नाम आशाधर था। वह कुछ सालों से बाहर था और गार्ड टीम के साथ था, कुछ गार्डिंग कार्य कर रहा था। जब आशाधर अभी भी कुछ सोच रहा था, अचानक जमीन हिलने लगी। आशाधर तुरंत खड़ा हो गया और शिवाय ने भी उसका अनुसरण किया। इतना ही नहीं, दर्जनों गार्ड पहले ही पल में एक साथ इकट्ठा हो गए और तनावपूर्वक आगे देखने लगे। वहां घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज इतनी बार बार थी कि यह स्पष्ट था कि वहां काफी लोग थे। गार्ड का कप्तान सामने की ओर चला गया था और उसकी पीठ पर विशाल गदा पहले से ही उसके हाथ में थी। बाकी लोग भी अपने हथियार निकाल चुके थे और युद्ध के लिए तैयार थे। आखिरकार जब वे करीब आए तो सभी घोड़ों पर सवार लोगों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वे लोग एक समान कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर भूत के मुखौटे थे जो रात के आकाश में लोगों को डरावना एहसास दे रहे थे। ओ नहीं, यह नरक का दूत है। इन लोगों को देखते ही गार्ड के कप्तान का चेहरा अचानक बदल गया। अंधेरी रात में सैकड़ों घोड़े गड़गड़ाते हुए आए और काफिले के सामने रुक गए। घोड़ों पर भूत के मुखौटे पहने लोग काफिले में सभी को देख रहे थे। आशाधर अत्यंत घबराया हुआ था। इस पल में वह शिवाय की तरह ही बड़ी भीड़ में खड़ा था। यह नरक का दूत क्या है? शिवाय ने अपने बगल में आशाधर से पूछा। उसने कभी नरक के दूत के बारे में नहीं सुना था। इस पल में आशाधर का शरीर हल्के से कांप रहा था और उसके माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दे रहा था। इससे पता चलता था कि नरक का दूत, 4 शब्दों ने उस पर कितना दबाव डाला था। शिवाय का सवाल सुनकर उसने जल्दी से समझाया, नरक के दूत कुख्यात डाकू हैं। कहा जाता है कि डाकुओं का यह समूह विभिन्न देशों में घूमता है। वे अन्य डाकुओं से अलग हैं। एक बार जब वे तुम्हें निशाना बनाते हैं, चाहे तुम किसी संप्रदाय, कुलीन परिवार, गांव, कारवां या काफिले से हो, वे तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। एक भी आत्मा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। बस दक्षिया में नरक के दूत बहुत कम हैं। मैंने सिर्फ कप्तान को नरक के दूतों का जिक्र करते सुना था। उसने कहा कि अगर हम इन लोगों से मिलते हैं तो हम में से कोई भी कल सूरज नहीं देख पाएगा। भाई मुकुंद, ऐसा लगता है कि आज रात हम मरने वाले हैं। आशाधर के लहजे में गहरी निराशा थी। शिवाय का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस नरक के दूत का इतना शक्तिशाली पृष्ठभूमि है। उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी और उसने पाया कि इन लोगों में एक तेज आभा और मजबूत हत्या की मंशा थी। यह स्पष्ट था कि वे साधारण डाकू नहीं थे। इस पल में काफिले में सभी के चेहरों पर निराशा का भाव था। वे जानते थे कि नरक के दूत से मिलने पर जीवित रहने की कोई आशा नहीं होगी। शिवाय को जो बात समझ में नहीं आई वह यह थी कि अनामिका अभी भी गाड़ी से बाहर नहीं निकली थी, जैसे कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि काफिला नरक के दूत से मिल गया है। भाई, हम यहां इतने सारे मोटे भेड़ों से मिलने के लिए भाग्यशाली हैं। नरक के दूत का एक सदस्य हंसा। अगर उनके बड़े भाई ने आदेश नहीं दिया होता तो वे शायद पहले ही कार्रवाई कर चुके होते और इन सभी लोगों को मार डाला होता। बेकार की बातें मत करो, तुरंत घाटी पार करो।
नरक के दूतों के नेता ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अपनी टांगों से घोड़े के पेट को दबाया, रस्सी खींची और रेन की आवाज के साथ घोड़ा सीधे जांगल प्रदेश की दिशा में दौड़ गया। बाकी नरक के दूत भी हंसे और चले गए। इस बार तुम भाग्यशाली हो, पहले बोलने वाला नरक का दूत फिर से बोला। जल्द ही 100 से ज्यादा लोग इस जगह को छोड़कर जांगल प्रदेश में प्रवेश कर गए। इससे गार्ड के कप्तान ने राहत की सांस ली। देर रात थी और मौसम गर्म नहीं था, लेकिन वह ठंडे पसीने से तर था। नरक का दूत दक्षिया के क्षेत्र में क्यों आया? दिखने से वे शायद स्नो सिटी की ओर जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी शक्ति मुश्किल में पड़ने वाली है। हाय, कोई भी शक्ति जो नरक के दूत से मिलती है वह लगभग निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। बच गए लोगों ने बोलना शुरू किया। आशाधर लगभग जमीन पर गिर पड़ा। किसने सोचा था कि इस जगह पर नरक के दूत से मुलाकात होगी? सौभाग्य से नरक के दूत जल्दी में लग रहे थे और उन्होंने रुककर उन्हें मारने की कोशिश नहीं की, वरना यहां मौजूद कोई भी जीवित नहीं बचता। बूम बूम बूम! इसी पल जमीन फिर से हिलने लगी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी को आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद दूर में एक 4 या 5 मीटर ऊंचा बड़ा झंडा दिखाई दिया। झंडे पर एक काला ड्रैगन पैटर्न था। झंडा देखकर गार्ड कप्तान किशोर का चेहरा फिर से बदल गया और वह चिल्लाया, यह दक्षिया साम्राज्य का आकाशीय ड्रैगन है। आकाशीय ड्रैगन दक्षिया साम्राज्य के शाही गार्ड हैं। वे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन हर बार जब वे दिखाई देते हैं इसका मतलब है कि दक्षिया साम्राज्य में कुछ बड़ा होने वाला है। शिवाय ने स्वाभाविक रूप से दक्षिया साम्राज्य के आकाशीय ड्रैगन के बारे में सुना था। यह दक्षिया साम्राज्य का राष्ट्रीय गार्ड था। हालांकि लोगों की संख्या बहुत कम थी। वे अभिजात वर्ग के बीच के अभिजात थे और अनुमानित रूप से लगभग 10,000 थे। घोड़ों पर सवारी नहीं करते थे, बल्कि बर्बर ड्रैगन जानवरों पर। बर्बर ड्रैगन जानवर लंबे थे, हाथियों की तरह मजबूत और शक्तिशाली अंगों के साथ। वे एक दिन में 5,000 मील दौड़ सकते थे और दक्षिया में सबसे तेज राक्षसों में से एक थे। जब आकाशीय ड्रैगन गुजरे, किशोर ने जल्दी से कहा, सब लोग अपनी चीजें पैक करो और तुरंत जांगल प्रदेश पार करो। ड्रैगन गार्ड और नरक के दूत दोनों दिखाई दे चुके थे। वीरास्वामी कितना भी बहादुर क्यों ना हो, वह इन 2 टीमों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। सब ने अपने तंबू पैक किए और फिर से रवाना हुए। सीधे जांगल प्रदेश में घुस गए। वाकई, जैसा कि किशोर ने अनुमान लगाया था, वे बिना किसी रुकावट के अंदर आ गए। 1 घंटे बाद सभी अंततः घाटी से गुजर गए। नरक का दूत और आकाशीय ड्रैगन दोनों तैनात हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि दक्षिया में कुछ बड़ा होने वाला है, अनामिका ने गाड़ी के अंदर भौहें सिकोड़ते हुए कहा। शिवाय पहले ही गाड़ी में लौट चुका था। यह सुनकर उसने हल्के से सिर हिलाया। अनामिका के कथन से सहमत था। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। 2 दिन बाद काफिला अंततः स्नो कवर्ड सिटी पहुंच गया। सिलिकॉन सिटी दक्षिया का एक सबसे बड़ा शहर है। शहर की दीवार सैकड़ों मीटर ऊंची है। पहली नजर में यह एक पहाड़ की तरह दिखती है जो आपकी आंखों के सामने फैली हुई है। शहर की दीवार पर बड़ी संख्या में बख्तरबंद सैनिक गश्त कर रहे थे। शहर की दीवार के प्रवेश द्वार पर 8 सैनिक पहरा दे रहे थे। शिवाय इस समय गाड़ी में नहीं बैठा था, बल्कि गाड़ी के सामने खड़ा था। शानदार स्नो कवर्ड सिटी को देख रहा था। ईमानदारी से कहें तो यह पहली बार था जब उसने अपनी आंखों से इतना बड़ा शहर देखा था। स्नो कवर्ड सिटी बस सामने है। अनामिका विशाल शहर को देखकर राहत की सांस नहीं ले सकी। उसे नहीं पता था कि वह कब शिवाय के पीछे आ गई थी। एक हल्की लड़की की खुशबू बह आई, जिससे शिवाय के गाल हल्के से गर्म हो गए। आपको पता है, वह शायद ही कभी विपरीत लिंग के साथ बातचीत करता था। बात करें तो इस जीवन में उसने शायद केवल भूमि के साथ ही विपरीत लिंग के साथ संपर्क किया था। भूमि के बारे में सोचकर शिवाय की आंखें अनायास धुंधली हो गईं। पता नहीं उस छोटी लड़की का क्या हुआ। नहीं, मुझे समय का उपयोग करके अभ्यास करना होगा और मुझे भविष्य में दूनागिरी पहाड़ जाकर भूमि को वापस लाना होगा। कुछ आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करने के बाद गाड़ी आसानी से शहर में प्रवेश कर गई। शहर में प्रवेश करने के बाद शिवाय ने अपनी पहल पर गाड़ी से उतर गया।
मिस अनामिका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होती तो मुझे डर है कि मैं इतने कम समय में सिलिकॉन सिटी नहीं पहुंच पाता। अगर भविष्य में आपको किसी मिशन की जरूरत पड़ी तो आप नीलकंठ पर्वत में मुझे ढूंढ सकते हैं। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो शिवाय कभी देरी नहीं करेगा। ब्लैक रॉक सिटी और नीलकंठ पर्वत अलग अलग दिशाओं में हैं, इसलिए शिवाय को यहां अनामिका और अन्य लोगों से अलग होना पड़ा। ठीक है, तो युवा मास्टर मुकुंद, अपना ख्याल रखें। शिवाय मुड़ा, बहुत तेजी और निर्णायक रूप से भीड़ में चला गया और अनामिका की नजरों से गायब हो गया। अनामिका ने हल्के से सिर हिलाया और ज्यादा नहीं सोचा। उसके लिए शिवाय सिर्फ एक राहगीर था। वह दूनागिरी पहाड़ में अभ्यास करने जा रही थी और वह निश्चित रूप से भविष्य में प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक होगी। शिवाय, जो अनुमानित रूप से कम 17 या 18 साल का है, केवल आत्मा प्रेरणा क्षेत्र का अभ्यास करता है। उसके मुकाबले जो मध्यम स्तरीय क्षेत्र के शिखर पर है, उनके बीच एक दुनिया का अंतर है। शिवाय भीड़ में घुस गया और किशोर द्वारा दी गई दिशा का पालन करते हुए बैलगाड़ी की ओर जाने की तैयारी कर रहा था और बैलगाड़ी लेकर नीलकंठ पर्वत जाने की। क्या तुम भाई शिव हो? एक आकृति ने अचानक शिवाय को रोक लिया। जिसने शिवाय को रोका वह एक लगभग 15 या 16 साल का लड़का था। लड़के ने गहरे नीले रंग का लबादा पहना था और वह बहुत सुंदर दिखता था। इस समय वह भौहें चढ़ाए शिवाय को देख रहा था। रजत, शिवाय ने अचानक कहा। रजत उसके तीसरे चाचा का बेटा, नीलकंठ पर्वत का एक बाहरी शिष्य भी है। कुषाण परिवार एक बड़ा परिवार है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं और उनमें से कई ने संप्रदाय में प्रवेश किया है। शिवाय को जितना पता था, उसका एक चचेरा भाई वल्लभ संप्रदाय में था, लेकिन जब से उसकी खेती खत्म हो गई थी, उसने उस चचेरे भाई को फिर कभी नहीं देखा। उसके सामने रजत ने कुछ साल पहले नीलकंठ पर्वत में प्रवेश किया था। क्योंकि वे कई सालों से नहीं मिले थे और शिवाय का चेहरा थोड़ा बदल गया था, रजत को यकीन नहीं था कि सामने वाला व्यक्ति उसका चचेरा भाई शिव है। यह सचमुच तुम हो, भाई शिव? रजत हैरान था। भाई शिव क्या? वह तो संप्रदाय का त्यागा हुआ शिष्य है। रजत, तुम भविष्य में नीलकंठ पर्वत के प्रतिभाशाली आंतरिक शिष्य बनने वाले हो। इस तरह के कचरे से, जिसे संप्रदाय भी नहीं चाहता, कम संपर्क रखना बेहतर है। एक आवाज पीछे से आई जिससे शिवाय की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। भाई रवि। रजत का चेहरा थोड़ा बदल गया। एक पुरुष जो गहरे नीले रंग का लबादा पहने था, एक पुरुष और एक महिला के साथ इधर आ रहा था। सही कहा रजत, तुम अब नीलकंठ पर्वत के बाहरी शिष्य हो। याद रखो, उन बेकार शिष्यों के साथ मत मिलो, इससे तुम्हारा रुतबा बेकार में कम होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिलिकॉन सिटी में हमारे कुषाण परिवार के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी। छी छी। बाकी दो लोगों ने भी बोलना शुरू किया। सबसे आगे चल रहा था रवि, शिवाय के चाचा का बेटा। वह बहुत प्रतिभाशाली था और उसकी आध्यात्मिक जड़ें पृथ्वी की आध्यात्मिक जड़ें थीं। उसे परिवार में हमेशा बहुत महत्व दिया गया था, लेकिन बाद में शिव को स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों का पता चला, जिसने उसकी चमक को दबा दिया। तब से जब लोग कुषाण परिवार का जिक्र करते, वे केवल शिव, भाग्य का बच्चा के बारे में सोचते, लेकिन रवि को भूल जाते। इन्हीं कारणों से रवि को असहजता महसूस होती थी। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि शिव को संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। यह रवि के लिए बहुत बड़ी खुशी थी। उसके माता पिता का हमेशा शिव के माता पिता से मतभेद रहा था, इसलिए छोटी पीढ़ी में हमेशा टकराव होता था और वे अक्सर एक दूसरे से तुलना करते थे। इस वजह से रवि को शिव के परिवार की बदकिस्मती पर बिल्कुल दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे थोड़ा मजा आया। बाकी दो में से एक का नाम पारस था, जो कुषाण परिवार का सदस्य और चौथे चाचा का बेटा था। वह हमेशा रवि का चमचा रहा और शिव के सत्ता में आने से पहले उसे बहुत तंग करता था। वह महिला रजत की बहन सौम्या थी। इन लोगों के कपड़ों से लगता था कि वे सभी नीलकंठ पर्वत में शामिल हो गए हैं। शिवाय को उम्मीद नहीं थी कि सिलिकॉन सिटी में कुषाण परिवार से मुलाकात होगी। भाई रवि, भाई पारस, बहन, भाई शिव भी हमारे कुषाण परिवार का हिस्सा है। उनके बारे में ऐसा कहना थोड़ा ज्यादा नहीं है? रजत थोड़ा नाराज था। तुम्हें क्या पता? क्या तुम्हें नहीं पता?
कि एक कहावत है कि ड्रैगन सांपों के साथ नहीं रहते। इसके अलावा तुम्हें पता है कि शिव के माता पिता ने हमारे कुषाण परिवार को कितना नुकसान पहुंचाया है, सौम्या ने नफरत से कहा। वल्लभ संप्रदाय और राजसी विला के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में शिव के माता पिता ने राजसी विला के कई लोगों को मार डाला था। हालांकि बाद में वे दोनों मर गए, लेकिन कुषाण परिवार भी प्रभावित हुआ। परिवार के सभी बच्चे जो राजसी विला में शामिल हुए थे उन्हें मार दिया गया और राजसी विला के क्षेत्र में चलने वाले सभी व्यवसायों को भी राजसी विला ने जब्त कर लिया। अगर दक्षिया साम्राज्य का दबाव न होता तो राजसी विला शायद कुषाण परिवार को पूरी तरह से कुचल देता। इन कारणों से सौम्या को शिव के परिवार से नफरत थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई इस घटना में फंस गया था और राजसी विला ने उसे मार डाला था। अब शिव को वल्लभ संप्रदाय से निकाल दिया गया है, जिसने परिवार को शर्मिंदगी दी है। रजत, मैं बैलगाड़ी में जा रहा हूं, फिर मिलते हैं। शिवाय ने इन तीनों की मजाक उड़ाने की परवाह नहीं की। वह मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। तुम सचमुच एक कचरा हो, तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी या मौत की भी परवाह नहीं है। शिवाय को मुड़ते देख रवि ने फिर से तंज कसा। मेरी बहन? शिवाय थोड़ा हैरान हुआ और उसके दिमाग में एक छोटी लड़की की तस्वीर उभरी, जो दिन भर चोटी में रहती थी और हमेशा उसे भाई शिव कहकर पीछे पीछे चलती थी। वह सचमुच बेरहम है। शिव के शब्दों को सुनकर रवि और भी उत्साहित हो गया। शायद तुम्हें नहीं पता, मेरे पिता उसे शाह परिवार के संजय शाह से शादी करने वाले थे, लेकिन तुम्हारी बहन इतनी जिद्दी निकली कि वह चुपके से परिवार छोड़कर चली गई। छी छी, मैंने सोचा था कि वह बाहर मर जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वह छोटी लड़की वास्तव में सिलिकॉन सिटी में दिखाई देगी। तुमने कहा कि सुमन सिलिकॉन सिटी में आई है, वह कहां है? शिवाय चौंक गया। अगर पूरे कुषाण परिवार में कोई एक व्यक्ति है जिसकी उसे चिंता है, तो शायद वह केवल सुमन है। भाई रवि। सौम्या और पारस ने भी हैरानी से रवि को देखा। उन्होंने सुमन को पहले कभी नहीं देखा था, तो रवि ने क्यों कहा कि वे उससे मिले हैं? मैंने उसे पहले गुलाम बाजार में देखा था। हाँ, अगर तुम थोड़ा और देर से जाते तो शायद उसे कोई खरीद लेता और वह गुलाम बन जाती। रवि ने गर्व से मुस्कुराया। अगर यह कुषाण परिवार का कोई और सदस्य होता तो वह निश्चित रूप से उनकी मदद करता, लेकिन शिव और उसकी बहन के लिए उसने पहले से ही उनके साथ बुरा न करके दया दिखाई थी। दूसरे पक्ष के शब्दों को सुनकर शिवाय अचानक बहुत चिंतित हो गया और जल्दी से रजत से पूछा कि गुलाम बाजार कहां है। यहां से सीधे जाओ, लगभग 30 मील बाद बाएं मुड़ो और तुम्हें वह दिख जाएगा। रजत के बोलते ही उसने देखा कि शिवाय भीड़ में घुस गया और बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। चलो देखने चलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी छोटी चचेरी बहन अपनी बहन को बचा सकती है या नहीं। रवि ने हाथ हिलाया और मजा देखने की तैयारी की। युवा मालिक, यह आत्मा प्रेरण क्षेत्र के मध्य चरण में एक खेती करने वाली है। इतनी छोटी उम्र में वह पहले से ही आत्मा प्रेरण क्षेत्र के मध्य चरण में है। उसका प्रतिभा बहुत अच्छा है। उसे 1 लाख सोने के सिक्कों में खरीदना कोई नुकसान नहीं है। मांस से भरे चेहरे वाला मोटा आदमी मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल भी जल्दी में नहीं। उसके इस रवैये ने शिवाय को इतना गुस्सा दिलाया कि वह जाकर उस घृणित चेहरे को चपेट में लेना चाहता था। 1 लाख सोने के सिक्के? अभी अभी आए रवि ने कहा। शिव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी बहन इतनी कीमती है। रजत, तुम्हारे पास कोई आत्मा पत्थर है? शिवाय ने उसकी अनदेखी की और रजत को देखा। रजत ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर कहा, मेरे पास अभी 10 आत्मा पत्थर हैं। उसके पास आत्मा पत्थर वह थे जो उसने बहुत मुश्किल से बचाए थे, और वह उनका उपयोग निचला ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए करने वाला था। आखिरकार वह पहले से ही चक्रवात क्षेत्र के शिखर पर एक खेती करने वाला था। तो क्या तुम मुझे ये 10 आत्मा पत्थर उधार दे सकते हो? चिंता मत करो, मैं इन्हें जल्द से जल्द लौटा दूंगा, शिवाय ने घबराते हुए कहा। भले ही वह समय के माध्यम से आत्मा यात्रा करने वाला था, लेकिन किसी कारण से वह सुमन के लिए बहुत चिंतित था, मानो सुमन उसके दिल में उसकी अपनी बहन हो। ठीक है, रजत आत्मा पत्थर निकालने वाला था। क्या तुम पागल हो?
तुम इस आत्मा पत्थर को उधार दे सकते हो और वापस पा सकते हो। सौम्या ने तुरंत मना किया और चिल्लाया, रजत, अगर तुमने आज इस हारे हुए को आत्मा पत्थर उधार दिए तो तुम्हें भविष्य में मेरा बड़ा भाई नहीं माना जाएगा। रवि ने धमकी दी। हां, मुझे भी मत मानो, पारस ने भी कहा। तीनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि रजत शिवाय को आत्मा पत्थर उधार दे। हम सब एक परिवार हैं, रजत ने धीमे स्वर में कहा। शिवाय की उत्सुक आंखों को देखकर वह आखिरकार सहन नहीं कर सका और उसे अपने हाथ में आत्मा पत्थर देना पड़ा। मैं 10 आत्मा पत्थर और 50,000 सोने के सिक्के देता हूं। जैसे ही शिवाय को आत्मा पत्थर मिला, उसने जल्दी से जोर से कहा, सुमन की ओर इशारा करते हुए, मुझे यह लड़की चाहिए। सुमन ने शिवाय को सुस्त नजरों से देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहां अपने बड़े भाई से मिलेगी। भाई, सब ठीक है। भगवान जानता है कि उसने अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए वल्लभ संप्रदाय में जाकर कितना दुख सहा। रुको, मैंने इस लड़की को पहले पसंद किया था। मैं 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। युवक घबरा गया जब उसने देखा कि वह गुलाम जो उसे मिलने वाला था छीना जा रहा है, और उसने जल्दी से कहा। शिवाय ने कुछ नहीं कहा, बस दूसरे को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। मुझे खेद है, इस सज्जन ने 1 लाख आत्मा पत्थर और 50,000 सोने के सिक्के की पेशकश की है, जो कुल मिलाकर 1,50,000 सोने के सिक्के बनते हैं। अगर आप चाहते हैं तो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला ले जाएगा। गोल चेहरे वाला मोटा आदमी मुस्कुराते हुए बोला। इन शब्दों के साथ पंखा पकड़े युवक का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। उसके पास इतने सोने के सिक्के नहीं थे, वरना वह पहले हिचकिचाता नहीं। क्या आप मेरे लिए एक पल रुक सकते हैं? मैं युवक बॉस के साथ चर्चा करने वाला था, लेकिन शिवाय ने उसे बीच में रोक दिया। बॉस, मैं एक नजर में बता सकता हूं कि इस आदमी के पास इतने सोने के सिक्के नहीं हैं। 10 आत्मा पत्थर, 50,000 सोने के सिक्के, क्या आप बेच रहे हैं या नहीं? अगर नहीं तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। गोल चेहरे वाला मोटा आदमी बहुत चतुर दिखता था। वह शिवाय का मतलब कैसे नहीं समझ सकता था। उसने कहा, इस सज्जन ने अभी तक अपनी पेशकश नहीं की है। क्या हमें कम से कम उनकी पेशकश का इंतजार नहीं करना चाहिए? हम व्यापार में हैं और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारी ईमानदारी को धिक्कार, शिवाय ने मन ही मन गाली दी। अगर उसकी ताकत अनुमति देती तो वह आगे बढ़कर इस आदमी को तब तक थप्पड़ मारता जब तक वह गांठ में न बंध जाता, लेकिन अब वह वास्तव में हिम्मत नहीं करता था। वह तब तक दूसरे पक्ष के साथ पूरी तरह से नहीं टकराना चाहता था जब तक कि बिल्कुल जरूरी ना हो। मैं 2 लाख सोने के सिक्के देता हूं। मैं तुरंत किसी को घर भेजकर सोने के सिक्के लाऊंगा, बस, युवक ने जल्दी से कहा। सौम्या और पारस ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाया। 4 लोगों का एक समूह शिवाय का पीछा करने लगा। दक्षिया साम्राज्य में गुलामों की खरीद फरोख्त आम बात थी। शिवाय बहुत तेज था और जल्द ही गुलाम बाजार पहुंच गया। गुलाम बाजार बहुत बड़ा था। वहां पुरुष और महिलाओं को हथकड़ियां पहनाकर एक कतार में खड़ा किया गया था, जैसे कि वे सामान की तरह प्रदर्शित किए जा रहे हों। शिवाय की नजर उन गुलामों पर पड़ी। ज्यादातर महिलाएं थीं और एक नजर में लगता था कि वे साधारण लोग थे, जिनकी कोई खास पहचान या पृष्ठभूमि नहीं थी। ये आम बात थी। आखिरकार अगर कोई रुतबे वाला व्यक्ति होता तो गुलाम बाजार वाले उसे छूने की हिम्मत नहीं करते। तभी शिवाय की नजर एक पीले कपड़े वाली लड़की पर रुक गई। लड़की करीब 15-16 साल की दिखती थी। उसके कपड़े और पैंट में बड़े बड़े छेद थे और वह लगभग नग्न थी। वह सुस्त नजरों से खड़ी थी और उसके आधे नंगे हाथ पर गुलाम का साफ निशान था। यह शिवाय की बहन सुमन थी। सुमन? शिवाय की आंखें तुरंत लाल हो गईं। मुझे यह गुलाम चाहिए। कितने सोने के सिक्के? एक युवक जो अमीर मालिक की तरह कपड़े पहने था सुमन के पास आया, पंखा हिलाते हुए बोला। गुलाम व्यापारी का चेहरा मोटा था, आंखें छोटी थीं। मुस्कुराने पर लगता था कि उसकी आंखें बंद हो गईं। वह मोटा और गोल मटोल था, जैसे कोई मांस का गोला। उसने तुरंत कहा, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह बढ़िया माल है और इसके पास कुछ खेती का हुनर भी है। मैं ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 1 लाख सोने के सिक्के। और यह लड़की आपकी? सुमन एक बड़े परिवार से थी।
इसलिए उसने अपनी आत्मा को जागृत किया था और अब वह आत्मा प्रेरण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थी। 1,00,000 सोने के सिक्के सुनकर शिवाय हैरान रह गया। उसके पास जितने सिक्के थे वे 50,000 से ज्यादा नहीं थे। 1,00,000 सोने के सिक्के, क्या ये ज्यादा नहीं? पंखा पकड़े युवक ने भौहें चढ़ाईं। 1,00,000 सोने के सिक्के 10 आत्मा पत्थरों के बराबर थे। साधारण लोगों के लिए 10 आत्मा पत्थर पूरी जिंदगी की कमाई थी। यह सिर्फ एक गुलाम थी और इस आदमी ने 1,00,000 सिक्के मांगे। क्या यह पैसे का लालच नहीं? शिवाय ने तुरंत कुछ नहीं किया, बल्कि सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। मोटा व्यापारी चक्रवात क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत रखता था, जो शिवाय के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन शिवाय को यकीन नहीं था कि यह व्यापारी बिना किसी बड़े समर्थन के यहां गुलाम बेचने की हिम्मत करता। यह सुनकर गोल चेहरे वाले मोटे आदमी की आंखें चमक उठीं। इससे शिवाय का दिल डूब गया। उसने गुस्से में कहा, बॉस, सच बताऊं, जिसे आप बेच रहे हैं वह मेरे कुषाण परिवार का सदस्य है, शिवाय की सगी बहन। मैं आपको अब कीमत देकर आपके पीछे वाले व्यक्ति को सम्मान दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझदारी दिखाएं। शिवाय के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय कुषाण परिवार का झंडा उठाने के। कुषाण परिवार दक्षिया में एक प्रसिद्ध परिवार है और 8 बड़े परिवारों में से एक है। जैसा कि उम्मीद थी, मोटे आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। हालांकि उसे शिवाय के एक तरफा बयान पर विश्वास नहीं था। हाँ, तुमने कहा कि तुम कुषाण परिवार के हो, तो तुम कुषाण परिवार के हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? क्या तुम मेरे पीछे के लोगों को नहीं देखते? वे सभी कुषाण परिवार के हैं। यह रवि है, कुषाण परिवार का प्रतिभाशाली, नीलकंठ पर्वत का आंतरिक शिष्य और निचला ऊर्जा क्षेत्र के शिखर पर एक मास्टर। यह सौम्या है, निचला ऊर्जा क्षेत्र के मध्य चरण में। पारस, निचला ऊर्जा क्षेत्र के अंतिम चरण में नीलकंठ पर्वत का बाहरी शिष्य। यह रजत है, चक्रवात शिखर, नीलकंठ पर्वत का बाहरी शिष्य। जिस गुलाम को आप बेच रहे हैं वह मेरे कुषाण परिवार की सुमन है। बॉस, अब क्या आपको अभी भी मेरे शब्दों पर शक है? शिवाय ने तंज कसा। रवि और बाकी 2 लोगों के चेहरे अचानक बदसूरत हो गए। यह शिवाय वाकई चालाक था। दुर्भाग्य से वे इसका खंडन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे वास्तव में कुषाण परिवार के शिष्य थे। रवि और अन्य लोगों द्वारा पहने गए कपड़े बहुत स्पष्ट थे और बाहरी शिष्यों और आंतरिक शिष्यों द्वारा पहने गए कपड़ों में कुछ अंतर था, इसलिए बॉस उन्हें पहचान सकता था। यह देखकर कि कई लोग चुप थे, उसे पता था कि यह सच होना चाहिए। साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मैं आपके शब्दों पर कैसे शक कर सकता हूं? मुझे वास्तव में खेद है। मुझे नहीं पता था कि यह आपकी बहन थी। इधर आओ, कृपया इस लड़की की हथकड़ियां खोल दो। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह मिस सुमन है? बॉस ने दिखावटी ढंग से कहा। तुरंत किसी ने आगे आकर सुमन की हथकड़ियां खोल दी। दूसरी ओर शिवाय ने बॉस को ठंडी नजरों से देखा और उसे आत्मा पत्थर देने का कोई इरादा नहीं था। अब जब कुषाण परिवार ने झंडा उठा लिया था, तो वह आत्मा पत्थर और सोने के सिक्के कैसे दे सकता था? यह देखकर बॉस का चेहरा अचानक थोड़ा बदसूरत हो गया। आपको पता है, उसने भी सुमन को कुछ सोने के सिक्कों से खरीदा था। खैर, युवा मालिक, मिस सुमन को किसी और ने हमारे बाजार में भेजा था और हमने इसके लिए बहुत सारे सोने के सिक्के खर्च किए। देखिए, वह स्पष्ट रूप से आत्मा पत्थर चाहता था। हाँ, मेरे बूढ़े, तुमने जरूर गलती की होगी। तुमने कुषाण परिवार के सदस्यों को पकड़ा और उन्हें सड़क पर बेचा, लेकिन हमारे कुषाण परिवार ने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। अब तुम सोने के सिक्के चाहते हो। क्या बात है? क्या तुम सोचते हो कि हमारा कुषाण परिवार गिर गया है? या तुम सोचते हो कि मेरे पीछे की बड़ी तलवार अब तेज नहीं है? क्या मैं तुम्हारा गोल सिर नहीं काट सकता? शिवाय ने सुमन को अपने पीछे खींच लिया और गंभीर चेहरा बनाकर बोला, क्या तुमने पहले बोली लगाने की बात नहीं की थी? पहले की बात पहले थी और अब की बात अब है। बॉस शिवाय से इतना गुस्सा हुआ कि वह बोल नहीं पाया। शिवाय का दूसरों के साथ बकवास करने का कोई इरादा नहीं था और वह मुड़कर रजत को आत्मा पत्थर लौटाने लगा। वह युवा मालिक जो पहले सुमन को खरीदना चाहता था, डर के मारे भाग गया। जब उसने शिवाय और दूसरों को एक साथ खड़े देखा, तो वह जल्दी से भीड़ में घुस गया और गायब हो गया। वह कुषाण परिवार के किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। बॉस ने शिवाय को घूरा
और उसके चेहरे पर एक हत्या की नजर चमकी। रजत, इस बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवाय आज की बात याद रखूंगा। वैसे मैंने अपना नाम बदल लिया है, अब से मैं शिवाय कहलाऊंगा। शिवाय ने रजत से कहा। भाई शिव, तुमने अपना नाम क्यों बदल लिया? रजत ने अनायास पूछा। भाई शिव, मोटे बॉस की आंखें चमकी जब उसने यह सुना। कुषाण परिवार में केवल एक व्यक्ति है जिसका नाम शिव है ना? क्या यह हो सकता है? उसने शिव को देखा और तुरंत उसके दिमाग में एक विचार आया। इन बातों को मैं बाद में बताऊंगा, आज के लिए धन्यवाद। ये रहा तुम्हारा आत्मा पत्थर। मैं और मेरी बहन पहले जा रहे हैं, मौका मिला तो फिर मिलेंगे। शिवाय रवि और अन्य लोगों के साथ रहना नहीं चाहता था। रजत का आत्मा पत्थर निकालकर उसे लौटाने के बाद उसने तुरंत सुमन को खींचकर वहां से चला गया। भाई, सुमन ने डरपोक स्वर में पुकारा। उसका लहजा बहुत दयनीय था। क्या मैंने तुम्हें कोई परेशानी दी? मूर्ख लड़की, तुम मुझे परेशानी क्यों दे रही हो? तुम्हारे लिए कुछ भी करना मेरा कर्तव्य है। शिवाय ने अनायास उसका छोटा सिर रगड़ा। भाई, मैं अब छोटी लड़की नहीं हूं, मैं पहले से ही 15 साल की हूं। सुमन ने मुंह फुलाया। वैसे सुमन, तुम अचानक सिलिकॉन सिटी क्यों आई? तुम भी संजय शाह भाई को जानते हो। पूरा वल्लभ संप्रदाय जानता है कि वह कैसा इंसान है। मुझे नहीं लगा था कि मेरे चाचा वास्तव में मुझे उसकी रखैल के रूप में शादी करवाना चाहते थे। मैं डर गई थी, इसलिए मैं चुपके से कुषाण परिवार छोड़कर चली गई। मैं कुषाण परिवार छोड़कर तुम्हें ढूंढने निकली थी। रास्ते में मैं रेखा दीदी से मिली। रेखा दीदी ही मुझे पूरे रास्ते सिलिकॉन सिटी ले गई थी, लेकिन इस बिंदु पर छोटी लड़की फूट फूट कर रोने लगी। रास्ते में हम एक राक्षस से मिले। राक्षस ने रेखा दीदी को मार डाला और फिर मुझे सिलिकॉन सिटी ले गया। क्योंकि मेरे पास खेती है, मुझे अच्छी कीमत में बेचा जा सकता था, इसलिए उस आदमी ने मुझे गुलाम बाजार में बेच दिया। भाई, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें उस आदमी को मारना होगा और रेखा दीदी का बदला लेना होगा। शिवाय ने मन ही मन आह भरी। यह एक ऐसी दुनिया है जहां लोग एक दूसरे को खा जाते हैं। बिना ताकत के कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो, अगर मुझे वह राक्षस मिला तो मैं तुम्हारी मदद से उसे मार डालूंगा और तुम्हारी रेखा दीदी का बदला लूंगा। शिवाय ने सांत्वना दी। भाई, हम अब कहां जा रहे हैं? हम नीलकंठ पर्वत जा रहे हैं। मैं पहले तुम्हारे लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीदूंगा और तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। फिर हम बैलगाड़ी स्टेशन जाएंगे यह देखने के लिए कि क्या आज के लिए कोई बैलगाड़ी टिकट बिक्री के लिए है। अरे भाई, तुम नीलकंठ पर्वत क्यों जा रहे हो? वैसे भाई, मैंने सुना कि तुम्हारी खेती बर्बाद हो गई है, क्या यह सच है? हाँ, लेकिन अब मेरा ऊर्जा केंद्र ठीक हो गया है और मैं अभी भी आत्मा प्रेरण क्षेत्र में एक योद्धा हूं। नीलकंठ पर्वत जाने की बात है तो मेरा वहां कुछ काम है। शिवाय ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता था। कुछ चीजें समझाना मुश्किल है। यह बहुत अच्छा है, मुझे पता था कि मेरा भाई हार नहीं मानेगा। हालांकि भाई बहन लंबे समय से नहीं मिले थे, उन्हें कोई अजनबापन नहीं लगा। ज्यादातर समय सुमन बोल रही थी और शिवाय सुन रहा था। अरे, क्या यह वह छोटी लड़की नहीं है जिसे मैंने गुलाम बाजार में बेचा था? लगता है उसे किसी ने खरीद लिया है। एक दुकान में एक क्रूर चेहरे वाला आदमी शिवाय और दूसरी ओर देख रहा था और हैरानी में अपने आप से बड़बड़ा रहा था। लेकिन फिर जैसे कि उसे कुछ सूझा हो, उसने वास्तव में दुकान छोड़ दी और दोनों का पीछा करने लगा। बेशक शिवाय को नहीं पता था कि उसका पीछा किया जा रहा है। आखिरकार सिलिकॉन सिटी में बहुत सारे लोग हैं और यह लगभग भीड़ भाड़ वाला है। सुमन को कुछ जोड़ी कपड़े खरीदने और छोटी लड़की को कुछ खाने के लिए ले जाने के बाद दोनों जानवर स्टेशन पर पहुंचे। बैलगाड़ी पर बहुत सारे लोग हैं। सिलिकॉन सिटी से नीलकंठ पर्वत जाने के लिए एक बड़ी बैलगाड़ी लेनी पड़ती है। बड़ी बैलगाड़ी का टिकट 20,000 सोने के सिक्कों का होता है। क्योंकि वह सुमन को साथ ले जाना चाहता था, शिवाय को 2 टिकट खरीदने पड़े। 2 टिकट खरीदने के बाद उसके पास सोने के सिक्कों की कुल राशि 1,000 से कम थी, जिसने शिवाय को बोलने में असमर्थ कर दिया। अब भी ज्यादा समय नहीं हुआ और उसके पास के सोने के सिक्के लगभग खत्म हो गए। अगर उसे पहले पता होता तो वह रजत के 10 आत्मा पत्थरों को तुरंत नहीं लौटाता। बड़ी बैलगाड़ी हर 2 सप्ताह में एक बार चलती है और अब अगली यात्रा के लिए 3 दिन बाकी हैं।
शिवाय स्वाभाविक रूप से इन 3 दिनों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्या हम फिर से रंगशाला जा रहे हैं? शिवाय ने अपनी नाक छुई। भाई! इस समय सुमन ने अचानक चिल्लाया। क्या हुआ? शिवाय ने तब महसूस किया कि सुमन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह स्पष्ट रूप से बहुत डरी हुई थी। वह वही दुष्ट आदमी है जिसने रेखा दीदी को मारा था। सुमन ने सामने एक काले लबादे वाले आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी की एक जोड़ी बहुत स्पष्ट त्रिकोणीय आंखें थीं और वह बहुत ठंडा दिखता था। इस समय वह आदमी शिवाय और सुमन को घूर रहा था। जब उसने देखा कि दोनों उसे देख रहे हैं, वह सीधे शिवाय और दूसरों की ओर बढ़ा और बोला, बुरा नहीं, तुम्हारे पास काफी सोने के सिक्के हैं। लड़के, यह छोटी लड़की मेरी निजी नौकरानी है। मैं अब उसे ले जाना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? बोलते हुए उस आदमी के शरीर से अचानक एक ठंडी हत्या की मंशा फूटी और निचला ऊर्जा क्षेत्र के शिखर की शक्तिशाली आभा भी फूटी और शिवाय की ओर दबाव डाला। उसके शरीर पर सफेद रोशनी की बिंदियां चमक रही थीं। यह आत्मा ऊर्जा के शरीर में प्रवेश करने का संकेत है। शिलाई सन्नाद की स्थिति। मैंने इस छोटी लड़की को गुलाम बाजार में 5 लाख सोने के सिक्कों में खरीदा था। तुम कहते हो कि वह तुम्हारी निजी नौकरानी है? हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत है? शिवाय ने शांतिपूर्वक कहा, लेकिन उसके दिल में हत्या की मंशा से भरा हुआ था। यह कमीना, क्या वह वास्तव में सोचता है कि वे भाई बहन नरम फल हैं और उन्हें जैसे चाहे निचोड़ा जा सकता है? तुम्हें क्या सबूत चाहिए? मैं जो कहता हूं वही सच है, आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर यह जानवर स्टेशन नहीं होता और अगर यह सिलिकॉन सिटी में नहीं होता, जहां वह मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता, तो वह शायद अब तक शिवाय पर हमला कर चुका होता। इस छोटी लड़की के लिए उसने पिछली बार कई आत्मा पत्थर बेचे थे। जब तक वह इस छोटी लड़की को फिर से गुलाम बाजार में बेचेगा, वह फिर से कुछ आत्मा पत्थर कमा सकता है। उसके लिए यह बहुत लाभकारी बात है। वैभव। इस पल में आदमी की आंखें चमकीं और उसने पास ही एक गोल चेहरे वाले आदमी को देखा। गोल चेहरे वाले आदमी की आभा मजबूत थी और उसके पीछे 2 निजी गार्ड थे जो पूरे जानवर स्टेशन में सब कुछ निरीक्षण कर रहे थे। वह अभी भी सोच रहा था कि शिवाय और दूसरों को कैसे ले जाए, लेकिन वैभव को देखकर उसे तुरंत एक विचार आया और वह जल्दी से आगे बढ़ा। मुट्ठियां बांधकर बोला, वैभव, बहुत समय बाद मिले। किंग कुई। जब वैभव ने त्रिकोणीय आंखों वाले आदमी को देखा, उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह ठंडे स्वर में बोला, तुम फिर से हमारे जानवर स्टेशन पर मुसीबत पैदा करने नहीं जा रहे हो, है ना? उसके सामने वाला व्यक्ति, जिसे जहरीला राजा कहा जाता है, एक बहुत मुश्किल आदमी है। यहां तक कि वह भी उसे ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता था। यह आदमी एक अकेला भेड़िया है जो अक्सर बिना लागत का व्यापार करता है। वह क्रूर है और लगभग कोई भी जो उसके हाथों में पड़ता है, उसका अच्छा अंत नहीं होता। वैभव, आप मजाक कर रहे हैं। मैं जानवर स्टेशन पर मुसीबत कैसे पैदा कर सकता हूं? निखिल ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वैभव, मेरा जानवर स्टेशन में एक आदमी के साथ कुछ झगड़ा है। मुझे यकीन है कि आप मुझे उसे ले जाने से नहीं रोकेंगे, है ना? यह एक जायफल पोषण गोली है। यह वैभव को अपनी नींव मजबूत करने और यहां तक कि अपनी ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह असंभव नहीं है। बोलते हुए निखिल ने अपनी कमर से एक जेड की बोतल निकाली। उसकी कमर एक अंतरिक्ष खजाना है, एक मास्टर हथियार रिफाइनर द्वारा बनाया गया भंडारण बेल्ट, जिसकी कीमत लाखों सोने के सिक्कों की है। यह सुनकर वैभव ने जल्दी और शांतिपूर्वक जेड की बोतल को रख लिया और फिर ठंडे स्वर में कहा, याद रखो, मेरे जानवर स्टेशन में तुम्हें बिल्कुल भी लड़ाई करने की अनुमति नहीं है। यह कहकर वह मुड़कर चला गया। यह देखकर किंग कुइयान ने समझ लिया कि दूसरा पक्ष का क्या मतलब है। वह तुरंत मुड़ा और शिवाय और दूसरों को देखा। उसे डर था कि शिवाय और दूसरा व्यक्ति भाग जाए। उसे राहत देने वाली बात यह थी कि शिवाय और दूसरा व्यक्ति नहीं गए। पास ही खड़े शिवाय ने निखिल को उनकी ओर आते देखा और मन ही मन तंज कसा। लगता है इस आदमी ने वैभव के साथ कोई समझौता कर लिया है। चलो, शिवाय ने सुमन को खींचा और जानवर स्टेशन से चला गया। बैलगाड़ी स्टेशन शहर के द्वार से ज्यादा दूर नहीं था।
इसलिए बैलगाड़ी स्टेशन छोड़ने के बाद शिवाय सीधे चला गया और सिलिकॉन सिटी छोड़ दिया। शिवाय और दूसरों को सिलिकॉन सिटी छोड़ते देख निखिल बहुत खुश हुआ। उसे चिंता थी कि वह शिवाय को सिलिकॉन सिटी से बाहर ले जाने का कोई बहाना नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन इस आदमी ने वास्तव में अपनी मर्जी से सिलिकॉन सिटी छोड़ दिया। क्या यह आदमी सोचता है कि सिलिकॉन सिटी छोड़ने से वह सुरक्षित हो जाएगा? अगर ऐसा है तो हम केवल इतना कह सकते हैं कि वह बहुत भोला है। अगर वह जानवर स्टेशन के अंदर होता या सिलिकॉन सिटी में होता तो उसे हमला करने के लिए भी एक सुनसान जगह ढूंढनी पड़ती, लेकिन सिलिकॉन सिटी के बाहर उसे इतनी चिंताएं नहीं होती। यह निखिल है। क्या वह उस हारे हुए शिव के साथ गया? रवि ने अभी अभी निखिल की पीठ की एक झलक देखी और थोड़ा हैरान था। निखिल सिलिकॉन सिटी में एक मशहूर हस्ती माना जाता है, बस इसलिए कि वह पागलों की तरह लोगों को मारता था और उसके तरीके बेहद क्रूर थे। उसे जहरीला राजा का खिताब मिला। सिलिकॉन सिटी में बहुत कम लोग उसे उकसाने की हिम्मत करते थे। हाँ, लगता है शिव मर गया। रवि ने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत मुड़कर चला गया। जैसे ही वह सिलिकॉन सिटी से बाहर निकला, शिवाय की गति अचानक बढ़ गई। सुमन अचानक घबरा गई और पूछा, भाई, हमें शहर क्यों छोड़ना पड़ रहा है? वह आदमी सिलिकॉन सिटी में कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। बेशक हत्या करने के लिए। शिवाय की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। सुमन थोड़ा हैरान हुई। हत्या? किसकी? उनकी हत्या जो मरने लायक है। बोलते हुए शिवाय रुक गया। इस समय दोनों सिलिकॉन सिटी से 3 किलोमीटर दूर थे। हाँ, भागो। तुम क्यों नहीं भाग रहे? मूर्खों, अगर हम सिलिकॉन सिटी में होते तो मैं तुम पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने मूर्ख हो कि सिलिकॉन सिटी को सीधे छोड़ दोगे। निखिल की आवाज सुनाई दी। उसके होंठों पर एक चंचल मुस्कान थी। वह शिवाय और दूसरों को देख रहा था। सुमन ने अनायास शिवाय का हाथ पकड़ लिया। बहुत घबराई हुई थी। शिवाय मुस्कुराया और बोला, किसने तुमसे कहा कि मैं भागने वाला हूं? हम? इन शब्दों ने निखिल को थोड़ा हैरान कर दिया। वास्तव में अगर वे भागना चाहते तो ये दोनों लोग और तेजी से भागते। हालांकि दोनों लोग सिलिकॉन सिटी से बहुत तेज गति से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने भागने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था जैसे वे जानबूझकर उसे बाहर ललचा रहे हों। वह उसे शहर से बाहर ललचाने की हिम्मत कैसे करता है? क्या इस आदमी के पास कोई सहारा है? उसकी नजर तुरंत आसपास घूमी। शिवाय को जैसे पता था कि वह क्या सोच रहा है और शांतिपूर्वक बोला, देखने की जरूरत नहीं, यहां सिर्फ मैं और मेरी बहन है। क्या तुम मुझसे नहीं डरते? निखिल ने हैरानी से पूछा। शिवाय ने जवाब में पूछा, मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है? अगर तुम मेरे पीछे बाहर नहीं आते तो मैं वास्तव में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन अब यह जगह तुम्हारी कब्र होगी।